गुड मॉर्निंग फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एडुशाला में। इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जितने भी आए हुए हैं आज तक 66वीं बीपीएससी तक का डिस्कशन इस वीडियो में है। और इसमें हम लोग प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत का डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और इसका आधुनिक भारत का डिस्कशन पहले ही किया जा चुका है, तो आप लोग प्लेलिस्ट में उसको देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ये वीडियो आपको पीपीटी फॉर्म में दिया जा रहा है और इसमें बहुत ही मेहनत की गई है। आज तक जितने भी क्वेश्चन बीपीएससी में आए हुए हैं उनको पहले पीपीटी फॉर्म में बनाया गया है और उसके डिटेल को भी पीपीटी फॉर्म में बनाकर आपको दिया जा रहा है, ताकि जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हो वह आपके कंप्लीट हो जाए। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं प्राचीन भारत के इतिहास से। फर्स्ट है इसमें भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य जो प्राप्त हुए हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। इसका देख लेते हैं डिस्क्रिप्शन। भारतीय उपमहाद्वीप में पशुपालन एवं कृषि का जो प्रारंभिक स्थल है वो मेहरगढ़ को माना जाता है, जो 7000 से 5500 ईसा पूर्व के मध्य मानव बसाव का क्षेत्र था। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो ये ताम्रपाषाण युग को कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है, ठीक है, ताम्रपाषाणी को। तो ताम्रपाषाण युग को कैल्कोलिथिक युग के नाम से भी जाना जाता है। और इन संस्कृतियों में तांबे के औजारों के साथ ही पत्थर के बने हुए उपकरणों का प्रचलन मिलता है। उन्हें प्रायः ताम्रपाषाणिक संस्कृतियाँ कहा जाता है। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो ये लाल रंग का उपयोग हुआ था। तो डिजाइन के आधार पर इन बर्तनों की दो श्रेणियां थी, एक तो बिना डिजाइन वाले बर्तन और दूसरा चित्रित मृद भांड, ठीक है, चित्रित मृद भांड। तो मृद भांडों को बनाने वाली मिट्टी में रेत का मिश्रण किया जाता था और जिनको पकाने पर यह हल्के भूरे लाल रंग का रूप ग्रहण कर लेती थी। और इन मृद भांडों के ऊपरी हिस्सों में लाल रंग की पुताई कर दी जाती थी तथा निचले हिस्सों में काले रंग से विभिन्न प्रकार की चित्रकारी की जाती थी। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो ये आदि ऐतिहासिक काल में सिंधु सभ्यता पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट इसी के बारे में देख लेते हैं। ऐतिहासिक काल का निर्धारण पठनीय लेखन कला के ज्ञान के आधार पर किया जाता है। लेखन कला के ज्ञान से पहले का कालखंड जो था वो प्राग ऐतिहासिक कालखंड होता है। और भारतीय इतिहास में 2500 बीसी से 600 बीसी का जो कालखंड है वो आदि ऐतिहासिक माना गया है। सिंधु सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल की सभ्यता है, क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान तो है, ठीक है, लेकिन इसे पढ़ा नहीं जा सका है, अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका है, ठीक है। तो यहाँ पे लेखन कला है लेकिन उसे अभी तक पढ़ा नहीं गया है, इसीलिए इसे आदि ऐतिहासिक काल में रखा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो ये है पक्की ईंटों से बनी इमारत इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता नगर नियोजन को माना जाता है। और यहाँ नगर और कस्बे एक निश्चित योजना के अनुसार बसाए जाते थे। पक्की ईंट से बनी इमारतों में मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार व अन्नागार प्रमुख है। इसकी सतह पक्की ईंटों की है जिसे जिप्सम तथा मोटरार द्वारा जोड़ा गया है। निम्नलिखित में कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह था? तो यह है लोथल, ठीक है, लोथल था। तो हड़प्पीय नगर लोथल जो था गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। और यहाँ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि देखें तो हड़प्पा कालीन ये बंदरगाह था। निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है? तो ये बनावली से प्राप्त हुआ है, ठीक है, बनावली से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है। तो हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली जो है यहाँ से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है।
निम्न में से किस हड़प्पा नगर में जूते हुए खेतों के निशान मिले हैं? तो ये कालीबंगा से मिले हैं जूते हुए खेतों के निशान। तो हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में से खम्पात की खाड़ी के निकट स्थित लोथल से गोदीबाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा से जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। और गुजरात के धौलीवीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। तो ये कहाँ से? धौलावीरा से ये मिला है। और हरियाणा के फतेहाबाद जिले में बनावली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति मिली है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? तो ये V.A. स्मिथ नहीं थे। ठीक है, V.A. स्मिथ। तो वर्ष 21 है, 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का सर्वेक्षण किया। 1926-27 से 1933-34 में माधव स्वरूप वत्स हड़प्पा के उत्खनन कार्य से संबंधित रहे हैं। मोहनजोदड़ो की खोज सर्वप्रथम 1922 में राखल दास बनर्जी ने किया था। और इसके अतिरिक्त देखें तो कुछ अन्य विद्वान भी थे, जैसे K.N. दीक्षित, अर्नेस्ट मैके, R.L. स्टीन, A. घोष, J.P. जोशी, ये सभी भी इस सभ्यता की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिए थे। नेक्स्ट है, बोगज कोई का महत्व किस लिए है? तो क्योंकि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुआ है उसमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है, इसीलिए ये महत्वपूर्ण है। तो बोगज कोई एशिया माइनर में स्थित है और यहाँ 14वीं शताब्दी के कुछ अभिलेख मिले हैं। इस अभिलेख में ऐसे राजाओं का उल्लेख आया है जिनके नाम आर्यों जैसे थे और जो संधियों के साक्ष्यों तथा रक्षा के लिए इंद्र, मित्र, वरुण एवं नासत्य देवताओं का आवाहन करते थे। इससे ज्ञात होता है कि वैदिक आर्य जो थे ईरान से होकर ही भारत आए थे। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो ये परूसनी नदी के तट पर लड़ा गया था। तो 10 राग युद्ध, जो 10 राजाओं का युद्ध था, ये परूसनी नदी, वर्तमान में ये रावी नदी है, तट पे लड़ा गया था, रावी नदी के तट पे। इसमें भरतों के राजा सुदास ने 10 राजाओं के एक संघ को हराया था। इस संघ में आर्यों के प्रमुख जन अनु, दुह, यदु, पुरु, तुवर्सु ये सभी थे तथा 5 जो थे लघु जनजातियों का समूह था। तो 5 जो थे आर्यों के प्रमुख जन थे और इसमें 5 जो था लघु जनजातियों का समूह था। और इसके पुरोहित कौन थे? विश्वामित्र। तो इसी 10 राजाओं के एक संघ को राजा सुदेश ने हराया था। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो यह है 9वां मंडल। ठीक है, 9वां मंडल जो है वो सोम को। तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। 9वां मंडल के सभी 114 मंत्र जो है इस सोम को समर्पित है। सोम आर्यों का मुख्य पेय था जिसे मुंजवत पर्वत से प्राप्त किया जाता था। और ऋग्वेद के 10वें मंडल में चारों वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो ये सोम और इस पेय पर नामाकृत देवता को समर्पित है। तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल थे। 9वां मंडल सोम को समर्पित है और ये मुंजवत पर्वत से लाया जाता था। और इसमें इसके 10वें मंडल में चारों वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख मिलता है। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो ये ऋग्वेद में मिलता है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में उल्लेखित है और इसके रचनाकार जो है विश्वामित्र हैं। और यह मंत्र जो है ऋग्वेद के 3 मंडल में वर्णित है। निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो ये वैशेषिक दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। वैशेषिक दर्शन के अनुसार सृष्टि का निर्माण अणु से हुआ है और महर्षि कनाद इस दर्शन के प्रवर्तक थे। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था कुंडग्राम में। महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम या कुंडलपुर में लगभग 599 ईस्वा पूर्व में हुआ था। वैशाली के निकट है ये। इनकी माता त्रिशला थी। ये वैशाली के लिच्छवी गणराज के प्रमुख चेटक की बहन थी। और पिता जो थे सिद्धार्थ, ये ज्ञात्रिक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। इनके बड़े भाई का नाम नंदीवर्धन था। महावीर जैन की मृत्यु
निम्न में से किस नगर में हुई है? तो ये पावापुरी में हुई है। तो महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था और 527 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की आयु में राजगृह के समीप स्थित पावापुरी नामक स्थान पर इन्होंने शरीर को त्याग दिया। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो ये जमाली था। ठीक है, जमाली। तो उनकी पत्नी का नाम यशोदा था और उनसे प्रियदर्शना नामक एक पुत्री हुई थी और उस पुत्री का जो विवाह हुआ था जमाली नाम के क्षत्रिय से हुआ था जो उनका दामाद था और वो बाद में जाके महावीर स्वामी का अनुयायी बन जाता है और यह इनका प्रथम शिष्य था। जमाली के बाद महावीर का विरोध किया। जमाली ने बाद में क्या किया? महावीर का ही विरोध करने लगा और बहुत्तरवाद नामक नए संप्रदाय की इसने शुरुआत करी थी। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो यह 14 पूर्व कहा जाता है। तो 14 पूर्व जो है पूर्वकालिक है। 14 पूर्व प्राचीनतम जैन ग्रंथ है। अंतिम नंद राजा के समय संभूत विजय तथा भद्रबाहु संघ के अध्यक्ष थे और ये ही महावीर द्वारा प्रदत्त 14 पूर्वों के विषय में जानने वाले अंतिम व्यक्ति थे। 12 अंग में जैन सिद्धांतों का संकलन प्रथम जैन सभा में किया गया था। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर किया था? तो ये सारनाथ में किया था, सारनाथ में। तो 6 वर्षों की साधना के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को एक पीपल के वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है और ज्ञान प्राप्ति के बाद ही वे बुद्ध कहलाते हैं। उरुवेला से वे सबसे पहले ऋषिपत्तम जो वर्तमान में सारनाथ है तो वो आए। उरुवेला से वो कहाँ आए? ऋषिपत्तन। और यहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश दिया था और इस प्रथम उपदेश को ही धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यह उपदेश दुख के कारणों, दुख का अंत, उनके समाधान से संबंधित था और इसे 4 आर्य सत्य कहा जाता है। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो ये कुशीनगर में हुआ था, कुशीनगर में। देखते हैं महात्मा बुद्ध के बारे में। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। उसके पश्चात वे बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कपिलवस्तु, राजगृह, वैशाली, कौशल ये सभी गए। सबसे अधिक बौद्ध धर्म का प्रचार उन्होंने कौशल राज्य में हुआ। कौशल नरेश प्रसेनजीत ने भी अपने परिवार के साथ बुद्ध की शिष्यता ग्रहण करी थी। अपना प्रचार करते हुए वे मल्लों की राजधानी पावा पहुंचे और यहाँ वे चुंद नामक लुहार की अम्र वाटिका में ठहरे थे और उसने बुद्ध को सूकर मद्य खाने को दिया और इससे उन्हें रक्त अतिसार हो गया और भयानक पीड़ा उत्पन्न हुई और इस वेदना के बाद ही वे कुशीनारा यानी कि कुशीनगर जो मल्ल राज्य की राजधानी थी वहाँ पहुँचे और वहाँ इनकी मृत्यु हो जाती है। तो यहीं 483 में 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने शरीर त्याग दिया। बौद्ध ग्रंथों में इसे क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण कहा जाता है। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो ये बौद्ध की धार्मिक पुस्तक है त्रिपिटक। त्रिपिटक बौद्ध धर्म ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया और इन्हीं को क्या कहा गया? त्रिपिटक कहा गया। ये कौन कौन थे? विनय पिटक जो विनय पिटक है, सुत्त पिटक है और अभिधम पिटक है, ये 3 थे। विनय पिटक में संघ संबंधी नियम तथा आचार की शिक्षाएं थी और सुत्त पिटक में क्या था? महात्मा बुद्ध के वचन थे और अभिधम पिटक में दार्शनिक सिद्धांत था। है त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था, सटीक क्रिया किससे संबंधित है? तो ये जैन धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से। तो जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधन आवश्यक बताए गए हैं: सम्यक धारण, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान। इन तीनों को जैन धर्म में क्या कहा जाता है? त्रिरत्न कहा जाता है।
निम्न में कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? तो ये हो जाएगा सी, आत्मदमन। जबकि अहिंसा दोनों धर्म में था, वेदों के प्रति उदासीनता भी थी, रीति व रिवाजों की अस्वीकृति भी थी। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। गौतम बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया। वे मोक्ष के लिए कठोर साधना एवं काया क्लेश में विश्वास नहीं करते थे। इसके विपरीत महावीर स्वामी ने मोक्ष प्राप्ति के लिए घोर तपस्या और शरीर त्याग को आवश्यक बताया। नेक्स्ट है, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस किस पीढ़ी का है? तो ये पंचम पीढ़ी का है। ठीक है, पंचम। वेनसांग के अनुसार उस मूल वृक्ष को 7वीं शताब्दी में सम्राट शशांक ने नष्ट कर दिया था और इसके बाद इस स्थान पर 2 और वृक्ष रोपित किए गए थे और नष्ट हुए। वर्तमान वृक्ष जिसे हम देख रहे हैं ये 5वीं पीढ़ी का वृक्ष है, जिसे अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगवाया था। ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा लगवाया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? तो ये आजीवकों ने किया है, आजीवकों। मौर्य युग में पर्वतों को काटकर निवास स्थान बनाने की कला का पूर्ण विकास हुआ था। अशोक तथा उसके पौत्र दशरथ के समय में बराबर तथा नागार्जुनी पहाड़ियों को काटकर आजीविकों के लिए आवास बनाए गए थे। अशोक के समय में बराबर की पहाड़ियों की गुफाओं में सुदामा की गुफा तथा कर्ण चौपड़ नामक गुफा सर्वप्रसिद्ध है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखली गोसाल हैं। मखली गोसाल प्रारंभ में महावीर के शिष्य थे, किंतु बाद में मतभेद के चलते इन्होंने महावीर की शिष्यता त्याग कर आजीवक नामक स्वतंत्र संप्रदाय की स्थापना की। इनका मत क्या था? नियतिवाद। इनके मत को नियतिवाद कहा जाता है। इसके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा पूर्व नियंत्रित एवं संचालित होती है। पाटलिपुत्र के संस्थापक थे उदयन। तो पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने गंगा और सोन नदी के संगम पर एक किला बनाकर की थी। इसने मगध साम्राज्य की राजधानी राजगीर से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया। यह नगर शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश की भी राजधानी रही है। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयन किया गया था? तो पाटलिपुत्र को सबसे पहले उदयन के द्वारा राजधानी के रूप में चयन किया गया था। तो हर्यक वंश के शासक उदयन या उदयभद्र के शासनकाल की सर्वप्रमुख घटना गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना है। उसने राजगृह से इसी नव स्थापित नगर में अपनी राजधानी स्थानांतरित करी थी। तो राजगृह से पटना इसने अपनी राजधानी स्थानांतरित करा था। निम्न में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? तो ये उदयन के द्वारा बसाया गया था, गंगा और सोन नदी के मध्य में। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये लिच्छवियों के द्वारा वैशाली के लिच्छवियों ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया था। वैशाली जो थे बुद्ध काल का सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली गणराज था। वैशाली जो था बुद्ध काल में देखा जाए तो सबसे बड़ा और शक्तिशाली गणराज था। लिच्छवी वजी संघ में सर्वप्रमुख थे। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन थी? तो ये राजगृह या गिरिवर जिसको कहते हैं ये थी। पुराणों के अनुसार देखा जाए तो मगध पर शासन करने वाला पहला जो राजवंश है ये है बृहदर्थ, और इस वंश के पहले राजा बृहदर्थ का पुत्र जरासंध था, जिसने राजगृह को अपनी राजधानी बनाया। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध का प्रथम प्रतापी शासक बिंबिसार था और यह हर्यक वंश से संबंधित था। अजातशत्रु के वंश का क्या नाम था? तो ये हर्यक वंश का था अजातशत्रु। मगध का शासक अजातशत्रु अपने पिता एवं हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार की हत्या कर राजगद्दी पर बैठा था और इसकी हत्या भी उसके पुत्र उदयन ने कर दी थी। सैंड्रोकोट से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? विलियम जोन्स ने किया। तो विलियम जोन्स पहले विद्वान था जिसने सैंड्रोकोट्स की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य से किया है। एरियन तथा प्लूटार्क ने
चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोट्स के रूप में वर्णित किया है, जबकि जस्टिन ने सैंड्रोकोट्स और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है। ब्राह्मणी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो ये जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। ठीक है, सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप। तो 1837 में जेम्स प्रिंसेप नामक अंग्रेज विद्वान ने अशोक के लेखों का उद्वाचन किया। सिंघली अनुश्रुतियों, दीपवंश तथा महावंश में देवानाम्पीय उपाधि अशोक के लिए प्रयुक्त की गई है। मास्की जो कर्नाटक में स्थित है, तो मास्की से प्राप्त जो लेख है उसमें अशोक नाम भी मिलता है। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? तो इसका नाम था इंडिका। चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर का समकालीन शासक था और सिकंदर के समकालीन विदेशी लेखक निरियाकस, आनेसिक्रिजस और अरिस्टो तथा मेगास्थनीज था। इसके विवरण चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में सूचनाएं देते हैं। विदेशी लेखकों में मेगास्थनीज का नाम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसकी पुस्तक है इंडिका, इससे हमें मौर्य इतिहास का जानकारी मिलता है। इंडिका का लेखक कौन है? तो यह है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन मिलता है। इसके अनुसार पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन 30 सदस्यों की विभिन्न समितियों द्वारा होता था और इसकी कुल 6 समितियां होती थी तथा प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। समिति का कार्य बिक्री कर वसूल करना था। विक्रय कर मूल्य का 10वां भाग के रूप में वसूल किया जाता था। करों की चोरी करने वाले को मृत्यु दंड दिया जाता था। ठीक है, तो ये सब मेगास्थनीज की पुस्तक में वर्णित था। मेगास्थनीज दूत था, तो ये किसका? सेल्यूकस निकेटर का दूत था। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की राजसभा में भेजा गया यूनानी राजदूत था और इसके पूर्व वह अराकोसिया के क्षत्रप के राज दरबार में सेल्यूकस का राजदूत रह चुका था। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो यह बृहदर्थ था। बृहदर्थ, ठीक है। तो अंतिम मौर्य शासक जो था बृहदर्थ था और बृहदर्थ की हत्या किसने की? इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा 184 ईसा पूर्व में कर दी गई। किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? तो यह जूनागढ़ के अभिलेख में वर्णित है। तो गुजरात के जूनागढ़ से रुद्रदामन का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है और यह जिस शिला पर उत्कीर्ण है उसी पर अशोक के 14 प्रज्ञापनों की एक प्रति तथा स्कंदगुप्त के 2 लेख भी खुदे हुए हैं। यह विशुद्ध संस्कृत भाषा तथा ब्राह्मणी लिपि में लिखा गया है। इसमें रुद्रदामन की वंशावली, विजयों और शासन, व्यक्तित्व आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। यह अभिलेख अब तक प्राप्त संस्कृत अभिलेखों में सर्वाधिक प्राचीन है। निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? तो ये खारवेल का था। तो कलिंग का चेदी वंशीय शासक खारवेल जो था प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक था। उड़ीसा प्रांत के भुवनेश्वर से 3 मील की दूरी पर स्थित उदयगिरी पहाड़ी की है। यह अभिलेख खारवेल का इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत है और ये कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर से 3 मील की दूरी पर स्थित उदयगिरी पहाड़ी पर यह स्थित है। इसका जैन धर्म के प्रति झुकाव था। हाथी गुम्बा अभिलेख, हाथी गुम्फा से उसका एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ, प्राकृत भाषा में है। नेक्स्ट देखते हैं, कलिंग नरेश खारवेल का संबंध किससे था? तो ई हो जाएगा, यहाँ पे एक से अधिक है। तो कलिंग के चेदी राजवंश का संस्थापक महामेघवाहन नामक व्यक्ति था, अतः इस वंश का नाम महामेघवाहन वंश भी पड़ गया और इस वंश की सर्वाधिक शक्तिशाली शासक जो हुआ खारवेल हुआ। तो खारवेल के इतिहास अध्ययन का एकमात्र साधन हाथी गुम्बा अभिलेख मिलता है। तो इसमें आंसर ई हो जाएगा, महामेघवाहन वंश से और चेदी वंश दोनों ही संबंधित था। उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा।
नेक्स्ट है प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता था? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। तो इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने अपनी रचना अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त की वीरता एवं विजयों पर मुग्ध होकर उसे भारत का नेपोलियन की संज्ञा दी है। तो समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। इसके बाद इसके जो लेखक हैं वो कौन है? हरिसेन है, प्रयाग प्रशस्ति के लेखक। ठीक है। गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था, तो ये स्कंदगुप्त था जिसने हुनों को पराजित किया था। हुनों का पहला भारतीय आक्रमण गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ है और स्कंदगुप्त के हाथों वह बुरी तरह पराजित हुआ था। किस प्रकार की भूमि को अपरहत कहा जाता था? तो यह बिना जोती हुई जंगली भूमि को अपरहत कहा जाता था। तो बिना जोती हुई भूमि, वह भूमि जिस पर खेती न की गई हो, अपरहत भूमि कहा जाता था। यह गुप्तकालीन राजस्व व्यवस्था का एक पद है। ठीक है। चीनी यात्री सुंगयून ने भारत की यात्रा कब की थी? तो ये 1515 ईस्वी से 520 ईस्वी के बीच इसने की थी। तो चीनी यात्री सुंगयून जो है 518 में भारत आया था और इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्रतियां एकत्रित करी थी। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो ये वेनसांग था। ठीक है, वेनसांग। तो हर्षवर्धन के समय सर्वप्रमुख घटना चीनी यात्री वेनसांग के भारत आगमन की है। उसकी उत्कृष्ट अभिलाषा महात्मा बुद्ध के चरण चिन्हों द्वारा पवित्र किए स्थानों को देखने एवं पवित्र बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने की थी, जो उन दिनों भारत में सुलभ था। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसने तांग शासकों की राजधानी चंगन से भारतवर्ष के लिए 629 में प्रस्थान किया। अपनी भारत यात्रा के ऊपर उसने एक ग्रंथ लिखा जिसे CU की कहा जाता है। कल्हन की पुस्तक का क्या नाम था? तो इसका नाम था राजतरंगिणी। तो कल्हन ने राजतरंगिणी नामक पुस्तक लिखी थी और ये कश्मीर के इतिहास, इसमें किसका वर्णन किया गया है? कश्मीर के इतिहास का वर्णन किया गया है। इस ग्रंथ की रचना कल्हन ने जयसिंह के शासनकाल में किया था और चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य ने राजनीति शास्त्र पर प्रसिद्ध ग्रंथ कौन लिखा था? अर्थशास्त्र की रचना की थी। उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में स्थित था? तो यह बिहार में स्थित था, बिहार में। तो उदंतपुर जिसे उदनापुर भी कहा जाता है, प्राचीन काल में एक प्रमुख शिक्षा केंद्र था और यह बिहार राज्य में स्थित था। इसकी स्थापना पाल वंश के प्रथम शासक किसने किया था? गोपाल ने किया था। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? तो ये नान्यदेव था, कर्नाट वंश का संस्थापक। कर्नाट वंश के संस्थापक नान्यदेव थे और ये महान योद्धा थे। नान्यदेव ने कर्नाट की राजधानी कहाँ बनाई थी? सिमरावगढ़ को बनाया था। कर्नाट वंश का शासनकाल मिथिला का स्वर्ण युग कहा जाता है। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो यह हरि सिंह था। तो कर्नाट वंश का अंतिम शासक हरि सिंह देव था और ये कला और साहित्य के महान संरक्षक थे। इन्होंने पंजी व्यवस्था की शुरुआत करी थी। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी? तो ये धर्मशास्त्र के समय में हुआ था। तो धर्मशास्त्रों के समय में 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के अतिरिक्त समाज में अन्य अनेक जातियां जैसे अंबष्ट, उग्र, निषाद, मागध, वैदेहक, रथखार, ये सभी का भी आविर्भाव हुआ था और ये अनुलोम एवं प्रतिलोम जो विवाह हुआ था, इसके फलस्वरूप इनका आविर्भाव हुआ था। पाणिनि ने 2 प्रकार के शूद्रों का उल्लेख किया है, निर्वसित एवं अनिर्वसित। इसमें पहले प्रकार के शूद्र ही अस्पृश्य माने जाते थे। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो ये कश्मीर में आयोजित की गई थी। बौद्ध धर्म की चौथी और अंतिम संगीती सभा ये कुषाण शासक कनिष्क के राज्यकाल में कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था और इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने किया था। अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे। यहाँ
बौद्ध ग्रंथों के कठिन अंशों पर सम्यक विचार किया गया है और प्रत्येक पिटक पर भाष्य लिखे गए हैं। कनिष्क ने इन्हें ताम्र पत्रों पर खुदवा कर एक स्तूप में रखवा दिया था और त्रिपिटक में लिखे गए इन्हीं भाष्य को विभास शास्त्र कहा जाता है। नेक्स्ट है, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी, तो यह राजगीर में हुई थी, राजगीर में। तो पहली बौद्ध संगीति बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद राजगीर की सप्तपर्णी गुफा में हुई थी और इस समय मगध का शासक अजातशत्रु था और इसकी अध्यक्षता देखें तो महाकश्यप ने किया था। द्वितीय बौद्ध संगीति कालाशोक के शासनकाल में बुद्ध की मृत्यु के लगभग 100 वर्षों बाद वैशाली में हुआ था और इसके अध्यक्ष आचार्य साबकमीर थे। ठीक है। नेक्स्ट है, बुद्ध के जीवन के 4 महत्वपूर्ण घटना और उनसे संबंधित 4 स्थानों का उल्लेख दिया हुआ है। यह 2 स्तंभों में है, इसको सुमेलित करना है। ठीक है, तो इनका देखना है। जन्म कहाँ हुआ था? जन्म हुआ था लुम्बिनी में, ज्ञान प्राप्ति हुई थी बोधगया में, प्रथम प्रवचन सारनाथ में और निधन कुशीनगर में हुआ था। ठीक है, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के समीप लुम्बिनी वन में हुआ था। बोधगया में बैसाख पूर्णिमा की रात उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और काशी के ऋषि पतन जहाँ सारनाथ है में उन्होंने अपना प्रथम उपदेश धर्म चक्र परिवर्तन जिसे कहते हैं किया था और कुशीनगर में उनका निधन हो गया था और जिसे बौद्ध साहित्य में क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बोधगया में महाबोधि मंदिर बनाया गया, तो गौतम बुद्ध को वहाँ पे ज्ञान प्राप्त हुआ था बोधगया में। बोधगया में 6 वर्ष की साधना के बाद 35 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध को वैशाख पूर्णिमा की रात को एक पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति हुई थी। इस स्थल पर मंदिर का निर्माण सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी में प्रारंभ किया था, परंतु इसका वर्तमान स्वरूप जो है 5वीं-6ठी शताब्दी में निर्मित हुआ है। यह मंदिर पूरी तरह ईंटों से निर्मित है और वर्ष 2002 में इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल बनाया गया है। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था? तो ये कनिष्क के समय प्राप्त हुआ था। तो कनिष्क के शासन काल में संपन्न चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान नामक 2 स्पष्ट एवं स्वतंत्र संप्रदायों में विभक्त हो गया। महायान शाखा में बुद्ध को देवता माना गया तथा उनकी पूजा की जाने लगी। इसी के साथ अनेक बोधिसत्वों की भी पूजा प्रारंभ हो गई। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो ये वैशाली में थी। ठीक है, वैशाली। तो ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था जो है वैशाली में थी। वस्तुतः 6ठी सदी में जहाँ महाजनपदों में राजतंत्रात्मक शासन था, वहीं वज्जी तथा मल नामक 2 ऐसे राज्य थे जहाँ गणतंत्र व्यवस्था प्रचलित थी। वज्जी 8 राज्यों का संघ था जिसमें वैशाली के लिच्छवी सर्वाधिक शक्तिशाली थे। 16 महाजनपदों की सूची कहाँ मिलती है? अंगुत्तर निकाय में मिलती है। तो बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है और इन्हें 16 महाजनपद कहा गया। ये कौन थे? अंग है, मगध है, काशी, कौशल, वज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पंचाल, मत्स्य, सूरसेन, अस्मक, अवंती, गांधार और कंबोज है। और इन सभी महाजनपदों में एकमात्र महाजनपद अस्मक जो था ये दक्षिण भारत में स्थित था। जनवसव सूत्र में केवल 12 राज्यों के ही नाम मिलते हैं। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों की सूची मिलती है, किंतु वहाँ नाम कुछ भिन्न प्रकार से है। नेक्स्ट है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग था। तो ये गुप्त वंश के समय नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। नालंदा एक विख्यात बौद्ध पीठ एवं विश्वविद्यालय था और यह दक्षिणी बिहार में राजगीर के निकट स्थित था। इसके ध्वंसावशेष बड़गांव ग्राम में दूर तक आज भी बिखरे हुए हैं।
5वीं शताब्दी के मध्य गुप्तों के समय नालंदा विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया था और सर्वप्रथम कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया और बाद में बुद्धगुप्त, तथागत गुप्त तथा बालादित्य नामक गुप्त शासकों ने भी इस विहार को दान दिया। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो ये बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। तो यह बौद्ध दर्शन के अध्ययन के लिए विश्व प्रसिद्ध था और उसी के अध्ययन के लिए चीनी यात्री वेनसांग यहाँ आया था। नेक्स्ट देखते हैं, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई? तो ये सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु लागू की गई। मनसबदारी व्यवस्था एक विशिष्ट प्रशासनिक व्यवस्था थी जिसका प्रचलन मुगल शासक अकबर द्वारा किया गया था। मनसब द्वारा 3 बातें निर्धारित होती थी। क्या क्या? पदाधिकारी की वरीयता क्रम, वेतनमान और सैनिक उत्तरदायित्व। तो सैनिक उत्तरदायित्व में मनसबदार को अपने मनसब के अनुसार सैनिकों को रखना पड़ता था और इस व्यवस्था से राज्य ने सैनिकों के प्रत्यक्ष भर्ती और रख रखाव के उत्तरदायित्व मनसबदारों पर डाल दिया था, जिसके बदले में मनसबदार को नकद या जागीर प्रदान की जाती थी। अब नेक्स्ट है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, ठीक है। इन कथनों में बताना है कौन सही है, ठीक है। तो पहला है 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया था और कारण क्या है? महाविहार को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया था। तो यहाँ पे दोनों ही कथन सही था, ठीक है। नालंदा में एक विख्यात बौद्ध पीठ एवं विश्वविद्यालय था और यह दक्षिणी बिहार में राजगीर में स्थित था। 5वीं सदी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा स्थित विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया था और 12वीं सदी के अंत तक मुस्लिम आक्रमण के फलस्वरूप महाविहार का पतन हो गया था। बंगाल के पाल शासकों द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय को संरक्षण देने के फलस्वरूप नालंदा का महत्व घटने लगा था। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो ये ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में हुआ था। प्रथम मगध साम्राज्य की महत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? राजा बिंबिसार था। मगध की राजधानी कौन सी थी? तो इसमें ई हो जाएगा क्योंकि एक से अधिक है मगध की राजधानी। तो मगध की आरंभिक राजधानी जो थी ग्रीवर्ज थी। बाद में उदयन ने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया जो गुप्त काल तक मगध की राजधानी बनी रही। मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले प्रथम राजवंश के विषय में बौद्ध ग्रंथ और पुराणों में अलग अलग विवरण मिलता है। पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश जो था बृहदर्थ वंश था और इस वंश का पहला राजा जरासंध था जिसने गिरिवर्ज को अपनी राजधानी बनाई थी। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि पाटलिपुत्र और गिरिवर्ज यानी कि राजगीर मगध की राजधानी थी। नेक्स्ट है, प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो इसमें देख लीजिए, इसमें इनमें से कोई नहीं था, ठीक है, क्योंकि प्राचीन मगध की राजधानी क्या थी? राजगीर या गिरिवर्ज थी, ठीक है, राजगीर या गिरिवर्ज। इसीलिए नंद वंश के पश्चात मगध पर किस वंश का शासन था? तो ये मौर्य वंश ने शासन किया, ठीक है। तो नंद वंश ने जनता में से बलपूर्वक धन वसूलने, छोटी छोटी वस्तुओं पर भारी कर लगाने के कारण जनता शासकों के विरुद्ध हो गई थी। चारों ओर घृणा एवं असंतोष का वातावरण था और इसी का लाभ उठाकर चंद्रगुप्त मौर्य एवं चाणक्य ने घनानंद की हत्या कर नंद वंश का अंत कर दिया। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है ये विशाखदत्त है, ठीक है, विशाखदत्त में हुआ है। तो विशाखदत्त का जो मुद्रा राक्षस है, विशाखदत्त कृत मुद्रा राक्षस लिखा गया है विशाखदत्त के द्वारा। तो इसी में चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। इस ग्रंथ में चंद्रगुप्त को नंद राज का पुत्र माना गया है और मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को वृषल तथा कुलहीन भी कहा गया है। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था?
तो ये था घनानंद। ठीक है, घनानंद। तो महापद्मनंद के उत्तराधिकारियों की संख्या पुराणों तथा बौद्ध ग्रंथों में 8 मिलता है। और इस वंश का अंतिम शासक जो था घनानंद था, और ये सिकंदर का समकालीन था। उसे यूनानी लेखकों ने अग्रमीज कहा है। जेनोफोन उसे बहुत धनाढ्य व्यक्ति भी कहा है। ठीक है, इसका सेनापति कौन था? सेनापति भद्रसाल था। ठीक है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किससे बना था? तो ये लकड़ी का बना था, लकड़ी का। तो बिहार में पटना के समीप बुलंदी बाग एवं कुम्हरार में की गई खुदाई से मौर्य काल के लकड़ी के विशाल भवनों के अवशेष प्राप्त हुए हैं, और इन्हें प्रकाश में लाने का जो श्रेय है स्पूनर महोदय को है। ठीक है, बुलंदी बाग से नगर के प्रकोट के अवशेष तथा कुप्रहार से राजप्रसाद के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? तो ये शिवाजी ने किया था। तो शिवाजी ने राज्य के प्रशासन के लिए केंद्रीय स्तर पर अष्टप्रधान की व्यवस्था की थी, जिसके अंतर्गत 8 मंत्रियों को नियुक्त किया गया था। इसमें पेशवा, अमात्य, मंत्री, सचिव, सुमंत, सेनापति, पंडित राव और न्यायाधीश शामिल थे। ये शिवाजी के राज्य प्रशासन में आधुनिक काल के सचिवों की भांति कार्य करते थे। इनका कार्य राजा को परामर्श देना था, और इसे किसी भी अर्थ में मंत्रिमंडल नहीं कहा जा सकता। इस प्रत्येक मंत्री राजा के प्रति यहाँ पे उत्तरदायी होता था। निम्नलिखित में किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त करी थी? तो ये चंद्रगुप्त ने किया था। ठीक है, चंद्रगुप्त। तो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत की विजय प्राप्त की, और इस संदर्भ में अशोक के अभिलेखों, जैन एवं तमिल साक्ष्यों से जानकारी प्राप्त होती है। दक्षिण भाग के अनेक स्थलों में अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। जैन एवं तमिल साक्ष्य भी चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण विजय की पुष्टि करते हैं। अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता था है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था। तो ये रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है। तो रुद्रदामन का जूनागढ़ जो अभिलेख है, इससे ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र स्थित प्रांतीय शासक पुष्यगुप्त ने वहां सुदर्शन झील बनवाया था, और बाद में अशोक के यूनानी गवर्नर तुषास्प ने इस जलाशय के साथ बहुत सी नहरें बनवाई थी। इस प्रांत को आनर्त तथा सुराष्ट्र कहा गया है। इससे पश्चिम भारत पर चंद्रगुप्त के आधिपत्य का प्रमाण मिलता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में शामिल नहीं था? तो इसमें हो जाएगा श्रीलंका शामिल नहीं था। अफगानिस्तान, बिहार, कलिंग ये सभी शामिल था। तो श्रीलंका अशोक के क्षेत्र में शामिल नहीं था। द्वितीय शिलालेख से स्पष्ट होता है कि भारत में अशोक का अधिकार चोल, पांड्य, सतीपुत्र, केलरपुत्र और ताम्रपानी पढ़नी मतलब श्रीलंका को छोड़कर सभी जगह था, क्योंकि इन राज्यों को प्रत्यंत या सीमावर्ती राज्य कहा गया है। ठीक है, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो ये पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। तो सिंघली अनुसूत्रियों के अनुसार दीपवंश और महावंश, सिंघली अनुश्रुति है दीपवंश और महावंश, इसके अनुसार अशोक राज्यकाल में पाटलिपुत्र में मोगाली तिस्पुत्र जो थे, इनकी अध्यक्षता में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन थी? तो ये था प्राकृत भाषा थी। ठीक है, तो अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः उसके अभिलेखों से ही ज्ञात होता है, और ये अभिलेख 3 वर्गों में बांटा गया है इसके अभिलेखों को: शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। शिलालेख 14 विभिन्न लेखों का एक समूह है जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए हैं। ये स्थान है शाहबाजगढ़ी, मानसेहरा, कालसी, गिरनार, धौली, जौगढ़, एरगुंडी और सोपारा। अशोक के अधिकांश अभिलेख जो है प्राकृत भाषा में है और ब्राह्मणी लिपि में लिखे गए हैं। केवल 2 अभिलेख हैं जो शाहबाजगढ़ी एवं मानसेहरा की लिपि ब्राह्मणी न होकर खरोष्टी है। ठीक है, 2 अभिलेख शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा की जो लिपि है वो खरोष्टी है, बाकी सभी प्राकृत एवं ब्राह्मणी लिपि में है। निम्नलिखित में
से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो ये खरोष्टी लिपि है, ठीक है, खरोष्टी लिपि। प्राचीन भारत में खरोष्टी लिपि जो है दाएं से बाएं लिखी जाती थी, और इसे सर्वप्रथम इसे पढ़ने का जो श्रेय है मैसन, प्रिंसेप, नोरिस, लेसेन, कनिंघम आदि विद्वानों को है। यह मुख्यतः उत्तर पश्चिम भारत की लिपि थी। अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? तो अशोक के धम्म का मूल संदेश इनमें से एक से अधिक हो जाएगा, ई है, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं। अशोक का जो धम्म था एक नैतिक संहिता था। अशोक अपने दूसरे और सातवें अभिलेख के माध्यम से संदेश देता है कि अपासीनवे बहु कयाने दया दाने सचे सोचे मादे साधवे च, अर्थात कम पाप करना, कल्याण करना, दया दान करना, सत्य बोलना, पवित्रता से रहना, स्वभाव में मधुरता तथा साधुता बनाए रखना, ये सभी। इस प्रकार अशोक धम्म के मूल संदेश में शांति और अहिंसा, बड़ों का सम्मान तथा धार्मिक सहनशीलता निहित है। तो इनमें से एक से अधिक हो जाएगा। ये देखिए, बड़ों का सम्मान, धार्मिक सहनशीलता और शांति एवं अहिंसा, ये सभी हैं। नेक्स्ट है, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, तो ये भाब्रू स्तंभ है, ठीक है, जिसमें उसने, तो भाब्रू स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। यह अभिलेख अशोक को बौद्ध धर्मावलंबी भी प्रमाणित करता है। अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? प्रियदर्शी के नाम से, ठीक है, प्रियदर्शी। अशोक के अभिलेखों में सर्वत्र उसे देवानाम प्रिय, देवानाम प्रियदर्शी, देवताओं का प्रिय अथवा देखने में सुंदर देवनाम प्रियदर्शी तथा राजा आदि की उपाधियों से संबोधित किया गया है। पुराणों में उसे अशोक वर्धन कहा गया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो ये राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। तो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उसके द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल की बहुत सी बातों का ज्ञान प्राप्त होता है, और यह वस्तुतः ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है अपितु राजनीतिक शास्त्र का एक अद्वितीय ग्रंथ है। इसकी तुलना मैकियावली के प्रिंस से की जाती है। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? तो ये इसमें ई हो जाएगा, एक से अधिक है। तो देख लेते हैं यहाँ से, कौटिल्य द्वारा मौर्य काल में रचित अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांतों और अभ्यास की पुस्तक है। इसमें राज्य के लिए मंडल सिद्धांत है जो विदेश नीति की व्याख्या करता है। इसके अलावा इसमें सप्तांग सिद्धांत, राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र की सर्वप्रथम व्याख्या मिलती है। और शास्त्र में तत्कालीन प्रशासन एवं कृषि, शिल्प एवं व्यापार व्यवस्था की भी जानकारी प्राप्त होती है। तो इससे कई जानकारियाँ प्राप्त होती है, ठीक है। आर्थिक संबंध, शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास, विदेश नीति, धन संचय, ये सभी इससे प्राप्त होते हैं। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है? तो 7 श्रेणियों में इसने विभाजित किया है। 7 श्रेणियां कौन सी हैं? दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक और सभासद, ठीक है। मौर्य साम्राज्य का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख कहाँ किया गया है? तो ये मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में किया गया है। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी किसने लिखी है? तो ई हो जाएगा इसका आंसर, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसकी लेखक की जानकारी पता ही नहीं है। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी एक ग्रीको रोमन पेरिप्लस है, और यह रोमन मिस्र के बंदरगाहों से नेविगेशन और व्यापार के अवसरों का और वर्णन ये करता है। इसे लगभग 60 ईस्वी में अलेक्जेंड्रिया के एक और नाम नाविक ने लिखा है, और इसने भारत से आयात और निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का भी उल्लेख किया है। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन मिलता है, तो यह है इंडिका, ठीक है। तो मेगास्थनीज का इंडिका है जो पाटलिपुत्र नगर के प्रशासन का वर्णन करता है। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र के नगर परिषद की 5-5 सदस्यों वाली 6 समितियों का उल्लेख किया है। वह नगर के पदाधिकारियों को एस्टिनोमोई कहता है। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाई थी।
पाटलिपुत्र की स्थापना गंगा एवं सोन नदी के संगम पर हर्यक वंशी शासक उदयन ने किया था और अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था। किंतु विकल्प में उदय नहीं है, अतः चंद्रगुप्त मौर्य ही यहाँ पे सही उत्तर होगा। इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था? तो ये वीमा कटफिसस के द्वारा किया गया था। विम कैटफिसस ने किया था। कुषाण शासकों द्वारा व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन प्रारंभ किया गया था और ये भारतीय महाद्वीप में उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। तो कुषाण शासक विम कैटफिसस जो था, ये स्वर्ण मुद्राओं के प्रचलन का श्रेय इसे प्राप्त होता है। कला की गांधार शैली निम्न में से फली फूली है, किसानों के समय ये फली फूली है। तो कुषाण शासक कनिष्क के शासनकाल में कला के क्षेत्र में दो स्वतंत्र शैलियों का विकास हुआ था, गांधार शैली और मथुरा शैली। इन दोनों को कनिष्क की ओर से पर्याप्त प्रोत्साहन दिया गया। गांधार कला यूनानी कला से प्रभावित थी। ठीक है। इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की गई थी? किस शासक के समय? तो ये हो जाएगा कनिष्क के समय आयोजित किया गया था। तो बौद्ध धर्म की चतुर्थ संगीति जो थी कुषाण शासक कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था। इसकी अध्यक्षता देखें तो वसुमित्र ने किया था। अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष बने थे। इस सभा में महासंघिकों का वर्चस्व था। यहाँ बौद्ध ग्रंथों के कठिन अंशों पर सम्यक विचार किया गया तथा प्रत्येक पीटर पर भाष्य लिखकर उन्हें विभाषा शास्त्र नामक टीकाओं में संकलित कर दिया गया। इसी समय बौद्ध धर्म हीनयान या महायान नामक दो स्पष्ट संप्रदायों में विभक्त हो गया, हीनयान और महायान में। नेक्स्ट देखते हैं, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया था? तो ये कण्व वंश ने राज किया था। शुंग वंश का अंतिम राजा जो था देवभूति अपने अमात्य वसुदेव के षड्यंत्रों द्वारा मार डाला गया था। वसुदेव ने जिस नवीन राजवंश की नींव डाली वह कण्व या कण्वायन नाम से जाना जाता है। शुंगों के समान यह भी ब्राह्मण वंश था। राजा खारवेल का नाम जुड़ा है तो यह हाथी गुफा अभिलेख से जुड़ा है। तो कलिंग का चेदी शासक खारवेल प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम शासकों में से एक है। उड़ीसा प्रांत के भुवनेश्वर से 3 मील की दूरी पर स्थित उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुम्बा से उसका एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ है। इसमें खारवेल के बचपन, शिक्षा, राज्य अभिषेक तथा राजा होने के बाद से 13 वर्षों तक के शासनकाल की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण दिया हुआ है। यह अभिलेख खारवेल का इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत है। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता है? तो ये गुप्त काल की विशेषता है। गुप्त काल में नगर क्रमिक रूप से पतन की ओर अग्रसर हुए। संपूर्ण गंगा घाटी में जो शहर पहले अत्यंत समृद्ध अवस्था में थे उनमें से अधिकांश को गुप्त युग में या तो त्याग दिया गया या वहां के अवसान में पर्याप्त विघटन हुआ। पाटलिपुत्र जैसा महत्वपूर्ण नगर वेनसांग के आगमन तक गांव बन गया। मथुरा जैसा महत्वपूर्ण नगर कुम्हरार, सोनपुर, सोहगौरा और उत्तर प्रदेश में गंगा घाटी के अनेक महत्वपूर्ण केंद्र ह्रास के ही प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? तो इनमें से ई हो जाएगा क्योंकि इनमें कई हैं, एक से अधिक होगा इसीलिए। गुप्त काल में बंगाल में देखा जाए तो ताम्रलिप्ति एक प्रमुख बंदरगाह था जहां से उत्तर भारत के साथ दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, श्रीलंका, जावा, सुमात्रा आदि देशों के साथ व्यापार होता था। पश्चिम भारत में देखें तो प्रमुख बंदरगाह जो था वो भड़ौच था जहां से पश्चिमी देशों के साथ समुद्री व्यापार होता था। इसके अलावा कल्याणी तथा बॉम्बे से भी उत्तर भारतीय व्यापार होता था। तो आपने देख लिया इसमें ताम्रलिप्ति, कल्याण, भड़ौच, कैम्बे ये सभी है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर इसका हो जाएगा।
किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? तो ये गुप्त वंश के द्वारा दिया गया था। गुप्त वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिए थे। गुप्त लेखों में जिन भूमिदानों का उल्लेख किया गया है उससे यह स्पष्ट है कि भूमिदान के साथ साथ गांव की भूमि से उत्पन्न होने वाली आय भी ग्रहिता को सौंप दी जाती थी। नेक्स्ट है, गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? तो ये उपज का छठा भाग था। तो गुप्त काल में जो लोग राजकीय भूमि पर कृषि करते थे उन्हें अपनी उपज का एक भाग राजा को कर के रूप में देना होता था, जो सक्षटांश होता था। गुप्त अभिलेखों में भूमि कर को उद्रंग और भाग कर कहा गया है, भाग कर। नेक्स्ट है, भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक थी? तो ये गुप्तों की थी। तो भागवत अथवा वैष्णव धर्म का चरमोत्कर्ष देखा जाए तो गुप्त राजाओं के शासनकाल में हुआ। गुप्त नरेश वैष्णव मतानुयायी थे तथा उन्होंने इसे अपना राजधर्म बनाया था। अधिकांश शासक परम भागवत की उपाधि धारण करते थे। विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्तों का राज्य चिन्ह था। इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? तो ये आर्यभट्ट के द्वारा कहा गया था। तो आर्यभट्ट प्रथम ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने ये व्याख्या की थी कि पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने के कारण ही प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता है। इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? तो ई हो जाएगा, एक से अधिक होगा इसका, क्योंकि सुश्रुत को शल्य क्रिया का जनक कहा जाता है। ये काशी के रहने वाले थे और ये काशी के रहने वाले थे, ठीक है। शौनक जो है ऋग्वेद कालीन ऋषि थे। शूद्रक गुप्त कालीन नाटककार साहित्यकार थे। सौमिला गुप्त कालीन नाटककार है जिसे कालिदास ने भास और कवि पुत्र के साथ याद किया है। चूंकि गुप्त काल का प्रारंभ 275 एडी से प्रारंभ होता है, जो सुश्रुत है के मान्यकाल 600 बीसी से 1500 बीसी के करीब 1000 वर्ष के बाद है। देखिए इसमें कोई भी नहीं होगा, ई है इसका आंसर, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है, कोई नहीं है। चीनी यात्री वेनसंग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो ये नालंदा में अध्ययन किया था, डी है इसका आंसर। तो चीनी यात्री वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था और 637 ईस्वी में वेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय गया था। इस समय यहाँ के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। लगभग 1 वर्ष तक नालंदा में निवास कर उसने योग शास्त्र का अध्ययन किया था। इसके बाद वह बंगाल, उड़ीसा, धानकटक होता हुआ कोची पहुंचा था। अपनी यात्रा के दूसरे दौर में वेनसांग पुनः नालंदा आया और व्याख्यान दिया। नेक्स्ट है, वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन था? तो ये मथुरा था, ठीक है। तो चीनी यात्री वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था और मथुरा एक औद्योगिक नगरी थी। अर्थशास्त्र से ज्ञात होता है कि इसके सूती वस्त्र उत्कृष्टता के लिए यह प्रसिद्ध था। वेनसांग ने मथुरा की आर्थिक समृद्धि एवं व्यापारिक प्रगति की पुष्टि की है। वह लिखता है कि मथुरा के बाजारों में बिकने वाली वस्तुएं काफी सजा कर रखी जाती थी। कवि वान निवासी था, कहाँ का? तो ये पाटलिपुत्र का निवासी था। तो वान भट्ट जो है हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे और ये पाटलिपुत्र के निवासी थे। हर्षचरित, कादम्बरी, चंडी शतक इनकी प्रमुख रचना है वान भट्ट की। चीनी यात्री इत सिंह ने बिहार का भ्रमण कब किया था? तो ये इनमें से कोई नहीं है। इसका देखते हैं इसका डिटेल। चीनी यात्री इत सिंह 671 या 672 ईस्वी में जब वह युवक था तो अपने 37 बौद्ध सहयोगियों के साथ बौद्ध धर्म के अवशेषों को देखने की इच्छा से उसने पाश्चात्य विश्व का भ्रमण किया था और वह सब दक्षिण के समुद्री मार्ग से होकर भारत आया था। 672 से 85 तक नालंदा विश्वविद्यालय में उसने अध्ययन किया था और 693 से 94 के लगभग सुमात्रा होते हुए वो चीन लौट गया था। प्रसिद्ध चीनी यात्री
फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समय, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान ने 399 से 412 ईस्वी तक भारत के विभिन्न स्थानों का भ्रमण किया था। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमारगुप्त थे। तो वेनसांग के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक शक्रादित्य था, जिसने बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों के प्रति महती श्रद्धा के कारण इसकी स्थापना करवाई थी। शक्रादित्य की पहचान कुमारगुप्त प्रथम से की जाती है। कुमारगुप्त की प्रसिद्ध उपाधि महेंद्र आदित्य था। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क जावा सुमात्रा से था, ठीक है, जावा सुमात्रा। तो पाल वंशी शासक देवपाल बौद्ध मतानुयायी था और लेखों में उसे परम सौगात कहा गया है। उसने जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर उसे नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में दिए थे, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की और उसके रख रखाव हेतु अपने दूत देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की? तो ये कौन था? बालपुत्र देव था। सी है इसका आंसर, बालपुत्र देव। स्वर्ण भूमि के शासक बालपुत्र देव ने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की और उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव के लिए प्रार्थना की थी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण क्या था? तो ये मुसलमान थे, ठीक है, मुसलमान। नालंदा विश्वविद्यालय बख्तियार खिलजी के अधीन तुर्क मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा नष्ट कर दिया गया था और यह भारत में बौद्ध मत के पतन के लिए अंतिम प्रहार के रूप में देखा जाता है। खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे। तो ये चंदेल, खजुराहो मंदिर चंदेलों के द्वारा। तो खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं के समय 950 से 1050 ईस्वी के बीच बनाए गए। यहाँ के मंदिरों में कंदरिया महादेव का मंदिर सर्वोत्तम है। खजुराहो मंदिर कहाँ है? मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक कौन है? तो ये धर्मपाल हैं। विक्रमशिला के संस्थापक धर्मपाल हैं और ये कहाँ है? बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है। और दीपंकर श्री ज्ञान जो उपाध्याय अतीश के नाम से प्रसिद्ध है, यहाँ के सर्वाधिक प्रसिद्ध विद्वान थे और ये तिब्बत भी गए थे। निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? तो ये कदम्ब है। चेर, चोल, पांड, इनका उल्लेख किया गया है संगम साहित्य में, ठीक है। तो संगम साहित्य में केवल चोल, चेर, पांड राजाओं के उद्भव और विकास का वर्णन मिलता है। इन राज्यों के विभिन्न राजाओं के शासनकाल का स्पष्ट निर्धारण संभव न होने पर भी संगम साहित्य से कृष्णा नदी के दक्षिण में सुदूर प्रायद्वीप तक राजनीतिक गतिविधियों पर पर्याप्त प्रकाश इससे पड़ता है, संगम साहित्य से। नेक्स्ट है, संगम युग में उरैयूर क्या था? तो ये कपास के व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। तो तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में स्थित कावेरी नदी के तट पर उरैयूर जो था संगमकालीन चोलों की राजधानी थी और यह कारी एवं वारानम नामों से प्रसिद्ध था। संगम युग में उरैयूर कपास तथा सूती वस्त्रों का बहुत बड़ा केंद्र था। मुद्रा राक्षस का लेखक कौन है? तो मुद्रा राक्षस का लेखक है विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस की रचना विशाख दत्त ने किया था और इस ग्रंथ से हमें मौर्य इतिहास, मुख्यतः चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन पर प्रकाश, मतलब इस पे चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन के बारे में हमें जानकारी मिलती है। और चंद्रगुप्त मौर्य को इसमें वृषल अथवा कुलहीन कहा गया है। पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद बरदाई हैं, ठीक है। तो चौहान वंशी शासक पृथ्वीराज तृतीय के दरबारी कवि चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखा था। स्वप्न वासोदत्ता के लेखक कौन है? तो यह है भास।
भास थे। तो महाकवि भास के नाम से 13 नाटक उपलब्ध हुए हैं। 1909 में श्री टी गणपति शास्त्री ने त्रावणकोर राज्य से ये प्राप्त किया था। इन नाटकों में देखिए, इन नाटकों का ये नाम दिया है मेनली रूप से स्वप्न वासो दत्ता ही इनका पूछता है एग्जाम में। ये सभी नाटक, एक चारू दत्त याद कर लीजिए, बाल चरित याद कर लीजिए, प्रतिमा नाटक, और ये भी देख लीजिए प्रतिज्ञा, योगंधरायन, उरुभंग, दुत्तवाक, पचरात्र, मध्यम व्यावेग और कर्णभार, दूत घटोत्कच, अभिषेक नाटक और ये अविरामक, ये सभी हैं इसकी रचना। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? तो कुमार संभव कालिदास के द्वारा लिखा गया है। कुमार संभव महाकाव्य की रचना कालिदास ने की है और इसमें 17 सर्ग हैं, जिनमें प्रकृति चित्रण तथा कार्तिकेय की जन्म कथा का वर्णन मिलता है। उस स्रोत का नाम बताएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। तो यह है मिलिंद पन्हो। ठीक है, मिलिंद पन्हो। तो पाली भाषा में बौद्ध भिक्षु नागसेन द्वारा लिखित मिलिंद पन्हो में नागसेन एवं हिंद यवन शासक मेनांडर के बीच वार्तालाप का वर्णन है। इसमें व्यापारिक मार्गों का वर्णन नहीं मिलता है। हर्षचरित्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये वान भट्ट ने लिखी थी। हर्षचरित्र ग्रंथ की रचना वान भट्ट के द्वारा की गई है और यह वर्धन वंश के इतिहास का प्रमुख स्रोत है। यह एक आख्यायिका है जिसमें लेखक अपने समकालीन शासक तथा उसके पूर्वजों के जीवन वृत्त का वर्णन प्रस्तुत करता है। चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? तो ये ग्राम पंचायत के लिए प्रसिद्ध था। चोल शासन की सबसे उल्लेखनीय विशेषता स्वायत्त शासित ग्रामीण संस्थाओं के संचालन में परिलक्षित होता है। ग्राम पंचायत चोल काल में प्रसिद्ध था। उत्तर मेरू से प्राप्त अभिलेख से ग्राम सभा के कार्यों आदि का विस्तृत वर्णन मिलता है। नेक्स्ट है, कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? तो ये चोल ही था। तो चोल वंश जो था ये स्थानीय स्वशासन के लिए फेमस था। दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते थे? तो ये गोपुरम कहलाते थे, गोपुरम। तो दक्षिण के मंदिरों के आकर्षक द्वार जो होते थे इसे गोपुरम कहा जाता था। पांड्य चोलों के राज्यकाल में द्रविड़ शैली पनपती रही। पांड्य काल में मंदिर छोटे होते थे किंतु उनके प्रांगण के चारों ओर अनेक प्राचीर बनाए जाते थे। इनके प्रवेश द्वार जिन्हें गोपुरम कहा जाता था भव्य, विशाल और प्रचुर मात्रा में शिल्पकारिता से अलंकृत होते थे। चोलकालीन वास्तुकला की विशेषता मंदिर नहीं अपितु गोपुरम थी। ठीक है, तो आपका प्राचीन भारत, ये प्राचीन भारत कंप्लीट हो गया। चलिए, मध्यकालीन भारत का इतिहास से संबंधित जितने भी प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं इसको हम लोग कर लेते हैं। तो इसमें फर्स्ट है, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक था। तो भारत में गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था और यह दिल्ली का पहला तुर्क शासक था। यद्यपि यह लाहौर में ही शासन करता था। उसी को भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक भी माना जाता है। उसने अपना राज्याभिषेक गौरी के मृत्यु के 3 माह बाद जून 1206 में कराया था। तो 1206 से 1210 तक ये रहा। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? तो ये लाहौर थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी और इसने गुलाम वंश की स्थापना की थी और दिल्ली पर पहला तुर्क शासन स्थापित किया था। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? तो ये एक मस्जिद है, 2.5 दिन का झोपड़ा। कुतुबुद्दीन ऐबक अपनी उदारता के कारण लाख बख्श के नाम से पुकारा जाता था। इसने दिल्ली में कुवत उल इस्लाम और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण कराया था। इसने दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार का निर्माण कार्य आरंभ किया जिसे इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम इक्ता प्रदान किया था? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक को। गौरी के विजयों के बाद शीघ्र ही उत्तर भारत में अतका प्रथा स्थापित हो गई। मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को 1191 में हांसी अतका या इक्ता प्रदान किया था। ठीक है, प्रांत इसको कहते हैं।
तो 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में उसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? तो यह है बख्तियार खिलजी। ठीक है, बख्तियार खिलजी। मोहम्मद गोरी के एक साधारण दास इख्तियार क्या नाम है, इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने 1193 से 1202 के मध्य बिहार की विजय की और नालंदा एवं विक्रमशिला बिहार को तहस नहस कर राजधानी उदंतपुर पर कब्जा कर दिया। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त होता है तबकात ए नासरी से हमें प्राप्त होता है। तो प्रसिद्ध पर्शियन इतिहासकार मिन्हाजुद्दीन सिराज ने अपनी पुस्तक तबकात ए नासरी में बिहार में उसके हमले के बारे में विस्तार से वर्णन करता है। नालंदा महाबिहार का विध्वंस किया था बख्तियार खिलजी के द्वारा किया गया था। तो बख्तियार खिलजी ने 1193 से 1202 ईस्वी के मध्य बिहार की विजय की थी और नालंदा एवं विक्रमशिला बिहार को विध्वंस कर दिया था। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था, तो ये मलिक जानी को नियुक्त किया था। तो 1225 में इल्तुतमिश ने बिहार शरीफ एवं राढ़ पर अपना अधिकार कर राजमहल की पहाड़ियों में तेलिया गिरी के समीप हिसामुद्दीन ऐवाज को पराजित किया और ऐवाज ने इल्तुतमिश की अधीनता स्वीकार कर ली थी। इल्तुतमिश ने ऐवाज के स्थान पर मलिक जानी को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था। वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांतों को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था? तो ये बलबन था। ठीक है, बलबन प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था। इसके अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि होता है और उसका स्थान पैगंबर के बाद है। किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौ की नीति अपनाई थी? तो जाहिर सी बात है बलबन के द्वारा अपनाया गया था। तो बलबन के विषय में कहा जाता है उसने रक्त एवं लौ की नीति अपनाई थी। बलबन के राजत्व सिद्धांत की दो विशेषताएं थी। प्रथम, सुल्तान का पद ईश्वर के द्वारा प्रदत्त होता है और दूसरा, सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है। जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा है? तो ये अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा है। तो जियाउद्दीन बर्नी ने यह कथन अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा है। अलाउद्दीन दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी? तो ये जफर खान की मृत्यु हो गई थी। अलाउद्दीन का प्रसिद्ध सेनापति जफर खान मंगोलों के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया था, जो अपने समय का श्रेष्ठ और साहसिक सेनापति था। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन के चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। इनके पति का क्या नाम था? पति का नाम था राणा रतन सिंह। ठीक है, तो पद्मिनी की कहानी का आधार 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा लिखित पुस्तक पद्मावत में है और इसके अनुसार पद्मिनी चित्तौड़ के राणा रतन सिंह की अत्यंत सुंदर और विदुषी पत्नी थी। अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो ये रामचंद्र देव था। अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव। 1296 में देवगिरी के शासक रामचंद्र देव ने अलाउद्दीन के सफल आक्रमण से बाध्य होकर उससे प्रतिवर्ष एलिचपुर की आय भेजने का दावा किया, परंतु 1305 और 1306 में उसने उस कर को दिल्ली नहीं भेजा था, जिस कारण 1307 में अलाउद्दीन ने मलिक काफूर के नेतृत्व में एक सेना देवगिरी पर आक्रमण करने के लिए भेजा और राजा रामचंद्र देव युद्ध में पराजित हुआ और उसने आत्मसमर्पण कर दिया था। किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी? तो ये अलाउद्दीन खिलजी के काल में। अलाउद्दीन खिलजी का राजस्व और लगान व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या था? एक शक्तिशाली और निरंकुश राज्य की स्थापना करना था। उसने उन सभी व्यक्तियों से भूमि छीन ली जिन्हें वह मिल्क तथा वक्फ
मिल्क क्या था? तो राज्य द्वारा प्रदत्त संपत्ति या इनाम या पेंशन इसको कह लीजिए। और वक्फ क्या था? धर्म के लिए प्राप्त हुई जो भूमि, धर्मार्थ के लिए दी गई भूमि थी, तो इन सभी को वो छीन लिया था। फलतः खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई। अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। अलाउद्दीन अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के निकट करवाया था और इसका निर्माण लाल पत्थरों तथा संगमरमर के द्वारा हुआ है और यह 1311 में बनकर तैयार हुआ था। दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण किया? तो ये फिरोज शाह तुगलक ने किया था। फिरोज शाह तुगलक भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण कराने के कारण प्रसिद्ध रहा। सिंचाई की सुविधा के लिए उसने 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया था। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफा क्या था? तो ये एक खैराती अस्पताल था। तो राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला प्रथम भारतीय शासक फिरोज शाह तुगलक था। इसने दारुल सफा नामक एक खैराती अस्पताल की स्थापना भी की थी और उसमें कुशल हकीम रखे थे। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलाया था? तो यह फिरोज शाह तुगलक ने दिलवाया था। फिरोज शाह ने नियुक्ति के लिए एक दफ्तर खोलकर तथा प्रत्येक मनुष्य के गुण एवं योग्यता की पूरी जांच पड़ताल के साथ यथासंभव अधिक से अधिक लोगों की नियुक्ति की थी। निम्न में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम रहते थे? तो ये फिरोज शाह तुगलक के दरबार में थे। तो फिरोज को दासों का बहुत शौक था। उसके दासों की संभवतः संख्या देखें तो 1,80,000 तक पहुंच गई थी। उनके देखभाल के लिए इसने एक पृथक विभाग दीवाने बंदगान का गठन किया था। उन दासों की शिक्षा का पूर्ण ध्यान रखा जाता था। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए थे? तो ये भी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। फिरोज शाह तुगलक के बागवानी में अभिरुचि होने के कारण दिल्ली के निकट 1200 नए बाग लगवाए थे तथा अलाउद्दीन के 30 पुराने बागों को फिर से लगवाया था। नेक्स्ट है फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था? तो ये देवराय द्वितीय के काल में आया था। तो फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक संगम वंश के सबसे प्रतापी शासक देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर आया था और उसने अपने यात्रा वृत्तांत सदाइन व मज्म उल बहरीन में देवराय द्वितीय के शासनकाल का वर्णन किया है। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ था? तो इस सैयद वंश का राज स्थापित हुआ। तैमूर के आक्रमण 1398 ने तुगलक शासन को कमजोर कर दिया था। 1412 में नासिरुद्दीन की मृत्यु के साथ ही तुगलक वंश का अंत हो गया था। 1413 में सरदारों ने दौलत खान को दिल्ली का सुल्तान चुना, परंतु उसे दौलत खान के सूबेदार खिजर खान ने पराजित कर दिया था। वह तैमूर के द्वारा नियुक्त लाहौर का सूबेदार था। तैमूर के आक्रमण के बाद 1414 में उसने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। एक नए वंश सैयद वंश की नींव डाली। निम्नलिखित में किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? तो यह सिकंदर लोदी के द्वारा बसाया गया था। तो 17 जुलाई 1489 को निजाम खान सुल्तान सिकंदर शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा और वह लोदी वंश का महानतम शासक था। 1504 में सिकंदर लोदी ने राजस्थान के शासकों पर नियंत्रण के उद्देश्य से यमुना नदी किनारे आगरा नामक नवीन नगर बसाया और इसे अपनी राजधानी बनाई। विजयनगर के उस पहले शासक का पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा छीना था? तो यह हरिहर द्वितीय है। हरिहर द्वितीय तो 1377 में बुक्का की मृत्यु के बाद उसका पुत्र हरिहर द्वितीय सिंहासन पर बैठा। उसने महाराजधिराज की उपाधि ग्रहण की। उसने कनारा, मैसूर, त्रिचनापल्ली, काची आदि प्रदेशों को जीता और श्रीलंका के राजा से राजस्व वसूल किया था। बहमनी राज्य से भी उसका संघर्ष हुआ और 1377 में सुल्तान मुजाहिदीन ने उसके राज पर आक्रमण कर लिया किंतु सफल नहीं हुआ। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो एक कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा गया था।
तो विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध गोलकुंडा के सुल्तान कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था। गोलकुंडा में कुतुब शाही वंश की स्थापना कुली कुतुब शाह ने करा था। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो ये भू राजस्व थी। विजयनगर राज्य को विभिन्न स्रोतों से आय प्राप्त होता था, जैसे भू राजस्व, संपत्ति कर, व्यापारिक कर, व्यावसायिक कर, उद्योगों पर लगाए जाने वाले कर, सामाजिक और सामुदायिक कर तथा अपराधों के लिए आरोपित अर्थदंड व भूमि कर। शिष्ट भूमि कर नामक कर राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था। उपज का 1/6 भाग भूमि कर के रूप में दिया जाता था। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? तो ये हम्पी में मिलता है। हम्पी, तो हम्पी के खंडहर जो वर्तमान में कर्नाटक में स्थित है, यहाँ विजयनगर साम्राज्य की प्राचीन राजधानी हम्पी थी और विजयनगर काल में बना विरूपाक्ष मंदिर यहीं पर स्थित है। हम्पी जो है यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में भी सम्मिलित है। दीवाने अर्ज विभाग संबंधित था, रक्षा विभाग से ये संबंधित था। तो दीवाने आरिज अथवा आरिज मुमालिक सल्तनत काल में सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था और आरिज ए मुमालिक का विभाग ही दीवाने अर्ज कहलाता था। इस विभाग की स्थापना बलबन ने किया था। तो दीवाने अर्ज जो है यहाँ पे देख लीजिए, हाँ ठीक है, रक्षा विभाग से संबंधित था। नेक्स्ट आते हैं, शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? रायगढ़ थी। तो 1674 में शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कराया, छत्रपति की उपाधि धारण की एवं रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। इस युग के महान विद्वान बनारस के पंडित विश्वेश्वर उर्फ गंगा भट्ट ने उन्हें क्षत्रिय घोषित करते हुए राज अभिषेक कराया था। सरजमी प्रथा किससे संबंधित है? तो मराठा भू राजस्व व्यवस्था संबंधित है। मराठा काल में सरजमी प्रथा भू राजस्व प्रशासन से संबंधित था और इस काल में मराठा जागीरदारों को सरजमी भूमि उनके निर्वहन के लिए प्रदान की जाती थी। बहमनी राज्य का संस्थापक था अल्लाउद्दीन हसन था। तो दक्कन के अमीरान ए सादाह के विद्रोह के परिणाम स्वरूप मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के अंतिम दिनों में बहमनी साम्राज्य की स्थापना होती है। जफर खान नामक एक सरदार ने अल्लाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि धारण करके 1347 में सिंहासनारूढ़ हुआ और बहमनी साम्राज्य की नींव डाली। निम्नलिखित में कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले करों को इंगित करता है? तो ये हो जाएगा खराज, उस्र और मुक्तई। ये तीन है, खराज, उस्र और मुक्तई। ये डी है इसका आंसर, 1, 3 और 4। खराज, उस्र और मुक्तई भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है, जबकि खुम्स भूमि उत्पाद पर लगने वाला कर नहीं था, ये लूट का धन होता था। तो खुम्स युद्ध में शत्रु राज्य की जनता से जो लूट होती थी उससे प्राप्त होता था और इस लूट का 4/5 भाग सैनिकों में बांट दिया जाता था और 1/5 भाग राजकोष में जमा होता था। किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया? तो ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया है। तो अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने भू राजस्व नीति में कुछ परिवर्तन किए थे। उसने उपज का 50% भू राजस्व के रूप में निश्चित किया, जिसे अनाज के रूप में लेने के लिए जोर दिया गया। शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? तो ये सुहरावर्दी संप्रदाय के थे। तो भारतवर्ष में सुहरावर्दी संप्रदाय शेख बहाउद्दीन जकारिया से प्रारंभ हुआ। सूफियों के इस संप्रदाय में शेख सदउद्दीन आरिफ, शेख रुकनुद्दीन अबुल फतह और शेख जलालुद्दीन सुर्ख आदि हुए। इस संप्रदाय के संत सुखमय जीवन पर बल देते थे, धन और संपत्ति को साधना में बाधक नहीं मानते थे। इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 एवं 500 की इकाइयों में विभाजित किया था? तो देखिए इसमें ई है आंसर। इसके देखते हैं तो इस्लाम शाह शेर शाह का पुत्र था और इस्लाम शाह ने पूरे उत्तर भारत में लगभग 8 वर्षों तक शासन किया और इसकी मृत्यु 1553 में हो जाती है। तो
इस्लाम शाह ने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 50, 200, 250, 500 की इकाइयों में विभाजित किया था। संभवतः शेर शाह के समय में भी सैन्य विभाजन की यह प्रणाली जो थी प्रचलित थी। तो इसका आंसर जो माना है बिहार लोक सेवा आयोग ने ई ही माना है। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए ई हो जाएगा। चलिए, जवाबित का संबंध किससे है? तो ये राज्य कानून से संबंधित था। सल्तनत काल के सिक्के टंका, ससगनी एवं जीतल किन धातुओं के थे? तो सिक्के जो टंका थे चांदी के थे, ससगनी भी चांदी का और जीतल जो था ये तांबा का होता था। तो सल्तनत काल में टंका चांदी का, जीतल तांबे का बना होता था। ससगनी भी चांदी का ही सिक्का था। ये दोनों सिक्के इल्तुतमिश के द्वारा चलाए गए थे। ये टंका और जीतल जो है इल्तुतमिश के द्वारा चलाया गया था। टंका और जीतल का अनुपात जो देखे थे 1:48 का था। भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ है? 12वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ है। तो विश्व में सर्वप्रथम कागज का आविष्कार चीन में हुआ था और भारत में कागज का प्रयोग देखें तो 12वीं शताब्दी में हुआ। आशुतोष संग्रहालय कलकत्ता में 1105 का पेपर संरक्षित किया गया है जिसका शीर्षक है पंचरक्षा और ये भारत में कागज का सबसे प्राचीन प्रमाण है। तबकात ए नासरी का लेखक कौन है? तो ये मिन्हाज उस सिराज है। तबकात ए नासरी मिन्हाज उस सिराज का ग्रंथ है। यह सुल्तान नासिरुद्दीन को समर्पित है और ये 23 अध्यायों में है। राबर्टी ने इसका अनुवाद अंग्रेजी में किया है। इस पुस्तक में मोहम्मद गोरी की भारत विजय का प्रत्यक्ष वर्णन मिलता है। मिन्हाज प्रथम इतिहासकार है जिसने यह कहा था कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने नाम की मुद्राएं प्रसारित की थी और खुतबा पढ़वाया था। सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी। इसमें क्या हो जाए, कौन सी विशेषता थी? कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे। तो इन्होंने हिंदी, पंजाबी, बंगला, तेलुगु, कन्नड़, तमिल इत्यादि भाषाओं की उन्नति में बहुत योगदान दिया। भक्ति आंदोलन के संत अपने उपदेश क्षेत्रीय भाषाओं में करते थे ताकि वहाँ के लोग उनके उपदेश आसानी से सुन और समझ सके। इस कारण क्षेत्रीय भाषाओं का विकास भी हो गया। निम्नलिखित में से किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी से। ठीक है, तो 2 सुल्तानों ने उनसे मुलाकात की कोशिश की थी, सुल्तान जलालुद्दीन ने और अलाउद्दीन ने। तो सुल्तान जलालुद्दीन ने शेख से मिलने का बहुत प्रयास किया था। यहाँ तक उसने शेख के प्रिय शिष्य अमीर खुसरो के माध्यम से भी प्रयत्न किया था, किंतु जब शेख को पता हुआ कि सुल्तान आने वाला है तो वे अजोधन चले गए। इस प्रकार औलिया न तो सुल्तान से मिले और न ही इनकार किया। अब आई अलाउद्दीन की बारी, तो दूसरी तरफ वो अलाउद्दीन से मिलने की आज्ञा मांगी तो शेख ने उत्तर दिया कि मेरे मकान में 2 दरवाजे हैं, यदि सुल्तान एक दरवाजे से आएगा तो दूसरे द्वार से मैं बाहर चला जाऊंगा। उन्होंने अलाउद्दीन से मिलने से इनकार कर दिया। वे महबूब ए इलाही के नाम से प्रसिद्ध थे। 12 मासा की रचना किसने की थी? मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा किया गया है 12 मासा की रचना। जायसी की और भी देख लीजिए, पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम में से पद्मावत जो है हिंदी का साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? उसकी सैन्य कुशलता। ठीक है, तो पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था और इसमें अपनी सैन्य कुशलता के बल पे बाबर ने विजय प्राप्त की थी। तुजु के बाबरी किस भाषा में लिखा गया था? तो ये तुर्की भाषा में लिखा गया था। तो मुगल साम्राज्य की आधारशिला रखने वाले जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने अपने जीवन संबंधी घटनाओं को एक ग्रंथ में स्वयं ही लिखा है और इसे तुजुक बाबरी या बाबरनामा के नाम से जानते हैं। यह किताब तुर्की भाषा में है और मुगल दरबार की जो राज्य भाषा थी वो फारसी थी। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? तो ये 1532 में किया था। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण 1532 में किया था।
इस किले को उसने 4 महीने तक घेरे रखा था, जिसके बाद शेर खां ने हुमायूं की अधीनता स्वीकार कर ली थी। इसके अतिरिक्त 1531 में उसने कालिंजर पर आक्रमण किया और 1532 में रायसीन के महत्वपूर्ण किले को जीत लिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? तो ये हाजी बेगम ने करवाया था। हाजी बेगम ने, ये किसकी बेगम थी? हुमायूं। ठीक है, हाजी बेगम ने अपने पति हुमायूं के मकबरे का निर्माण दिल्ली में 1564 में कराया था। दीन पनाह के नाम से इसको जाना जाता है। मकबरे का नक्शा मिर्जा ग्यास ने तैयार किया था। श्वेत संगमरमर से बना यह भारत का प्रथम गुंबद वाला मकबरा है और इस मकबरे के चारों ओर क्या बाग की रचना भी की गई है। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया है। तो बाबर की शहजादी गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा की रचना की थी और ये फारसी भाषा में है। बादशाह अकबर ने अकबरनामा के प्रणयन के लिए सामग्री एकत्र करने के उद्देश्य से यह आदेश दिया था कि बाबर और हुमायूं के राज्यकाल के विषय में जिसे कुछ भी स्मरण हो वो लेखबद्ध करके उसकी सेवा में प्रस्तुत करे। नेक्स्ट है हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि के अनुसार सही क्रम लगाना है। तो इसमें सबसे पहले होगा देवरा का युद्ध, फिर चौसा का, फिर कन्नौज का और फिर सरहिंद का युद्ध। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का क्रम इस प्रकार है। देवरा है, फिर चौसा है, फिर कन्नौज है और फिर सरहिंद है। तो 1531 में उसने गोमती के तट पर स्थित देवरा नामक स्थान पर अफगान विद्रोहियों को परास्त करा था। 26 जून 1539 को चौसा के युद्ध में हुमायूं को शेर शाह से पराजित होना पड़ा था और 17 मई 1540 को कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध में भी हुमायूं को शेर शाह से पराजित होना पड़ा था और विवश होकर वह एक निर्वासित की भांति इधर उधर उसे भटकना पड़ा था। 22 जून 1555 को सरहिंद युद्ध की विजय ने हुमायूं को एक बार पुनः उसका खोया राज्य वापस दिला दिया। नेक्स्ट देखते हैं अब, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरते आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? तो ये कौन है? शेर शाह सूरी ने। ठीक है, शेर शाह सूरी ने। तो 1529 में बंगाल के शासक नुसरत शाह को पराजित करके शेर खान ने यानी कि शेर शाह सूरी ने हजरते आला की उपाधि धारण की और 1539 में चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित करके उसने शेर शाह की उपाधि धारण की और अपने नाम का खुतबा पढ़वाया और सिक्का चलवाया। नेक्स्ट देखते हैं, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? तो ये हकीम खान थे। तो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य लड़ा गया था। राजपूत योद्धाओं के अलावा राणा की सेना के अग्रभाग का नेतृत्व अफगानों की एक टुकड़ी के साथ हकीम खान सुर कर रहा था। ठीक है, राणा की सेना में भीलों की भी एक छोटी सी टुकड़ी शामिल थी। निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? तो ये अकबर ने समाप्त कर दिया था। तो मुगल शासन व्यवस्था को स्थापित करने का श्रेय अकबर को जाता है और अकबर प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने हिंदुओं और मुसलमानों को निकट लाने का प्रयास किया था और अपनी उदार धार्मिक नीति के अंतर्गत उसने 1562 में दास प्रथा और 1563 में तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था और 1564 में जजिया कर को भी उसने समाप्त कर दिया था। अकबर ने बंगाल और बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया था? तो ये 1576 में मिलाया था। तो 1572 में सुलेमान करारानी की मृत्यु के बाद उसका पुत्र दाऊद खान गद्दी पर बैठता है। दाऊद खान ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर पटना के मुगल किले पर आक्रमण कर देता है। अकबर ने मुनीम खान को दाऊद पर आक्रमण करने और बिहार को जीतने का आदेश दिया। मुनीम खान ने दाऊद को एक युद्ध में पराजित किया
तथा 1574 में बिहार पर मुगलों का आधिपत्य हो गया और 12 मार्च 1576 में को टोडरमल, मुजफ्फर खान एवं हुसैन कुली खान ने मिलकर दाऊद को पूर्णतः पराजित किया और इस प्रकार 1576 में बंगाल तथा बिहार को पूर्ण रूप से मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था? तो ये अकबर के समय में हुआ था। तो दिसंबर 1599 में लंदन में कुछ व्यापारियों ने लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में एक सभा का आयोजन किया और यहीं 1599 में एक कंपनी का गठन किया और इसका नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज, इतना बड़ा नाम था। ठीक है, तो रखा। इसे जॉन कंपनी के नाम से भी जाना जाता है और इस दौरान भारत का बादशाह कौन था? 1556 से 1605 तक अकबर था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना अकबर के समय हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं, एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? तो ये नूर जहां के द्वारा बनवाया गया था। तो एतमादुद्दौला का मकबरा जो है नूर जहां ने 1622 से 28 के मध्य में अपने पिता की मृत्यु के बाद बनवाया था और यह आगरा में यमुना नदी के तट पर स्थित एक अत्यंत अलंकारिक इमारत है। यह चतुर्भुजाकार मकबरा बेदाग सफेद संगमरमर का बना ऐसा पहला मकबरा है जिसमें बड़े पैमाने पर संगमरमर का प्रयोग किया गया है तथा अलंकरण के लिए इसमें इस्लामिक भवनों में पहली बार पितरा ड्यूरा, ठीक है, संगमरमर में सोने तथा कीमती पत्थरों की जड़ावट को पितरा ड्यूरा शैली कहा जाता है। तो इसका प्रयोग इसने सबसे पहले इसमें किया। पितरा ड्यूरा निम्न में से किससे संबंधित है? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, दीवारों में अर्ध कीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करने से संबंधित है। तो इसको पच्चीकारी या प्राचीनकारी पितरा ड्यूरा ये सभी भी कहा जाता है। तो ये क्या है? दीवारों में अर्ध कीमती पत्थर को जड़कर फूलों की निकासी इस पे करते हैं, तो इसे भी पितरा ड्यूरा कहते हैं। और भारत में पितरा ड्यूरा नाम का जो जड़ाऊ कार्य है वो सर्वप्रथम एतमादुद्दौला के मकबरे में किया गया है। इस मकबरे का निर्माण जहांगीर की पत्नी नूर जहां ने करवाया था। मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है लगान निर्धारण का तरीका। तो मध्यकाल में बटाई शब्द का तात्पर्य लगान निर्धारण की एक पद्धति थी जिसमें वास्तविक उपज का बंटवारा राज्य और कृषक के बीच होता था। शेरशाह सूरी ने लगान निर्धारण के लिए 3 प्रणालियां अपनाई थी। कौन कौन? तो नस्क या मुक्ताई अथवा कनकुत, और दूसरा है नकदी अथवा जब्ती, और तीसरा कौन सा है? गला बक्सी या बटाई। ठीक है, तो बटाई 3 प्रकार की होती थी, खेत बटाई, लंक बटाई और रास बटाई। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं, किस मुगल बादशाह शासक ने चित्रकारी के कारखाने बनवाए थे? तो ये हुमायूं ने बनवाया था। ठीक है, हुमायूं ने चित्रकारी के लिए कारखाना बनवाया था। दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया है? तो इसका आंसर देखिए ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं है। तो अकबर ने अनेक ग्रंथों को चित्रित करवाया था और इसमें सर्वप्रथम दास्तान ए अमीर हमजा है और ये हुमायूं के काल में चित्रित होना आरंभ हुआ था और अकबर के शासनकाल में ये पूरा हुआ। तो बदायूं और शाह नवाज खान के अनुसार इसे तैयार करने में लगभग 15 वर्ष लगे थे। नेक्स्ट है, यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ था? तो ये अकबर के दरबार में हुआ था। तो अकबर के दरबार में यूरोपीय चित्रकला का प्रवेश पुर्तगालियों के माध्यम से हुआ था और जिनसे मुगल चित्रकारों ने 2 विशेषताएं, कौन कौन? व्यक्ति विशेष का चित्रण करना और दृश्य में आगे दिखने वाली वस्तुओं को छोटे आकार में बनाना। तो ये था 2 विशेषता। चित्रकला का विकास देखें तो हुमायूं के शासनकाल में ये प्रारंभ हुआ था और अकबर के शासनकाल में यूरोपीय चित्रकला का प्रभाव मुगल चित्रक शैली पर पड़ा। अकबर के दरबार में मिशिगन एक यूरोपीय शैली का चित्रकार था। नेक्स्ट है, दसवंत और बसावन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के राज दरबारी थे। तो ये
अकबर के समय थे, सॉरी दसवंत है ये, तो दसवंत और बसावन अकबर के समय के चित्रकार थे। तो अकबर कालीन चित्रकारों के नाम देखें तो अबुल फजल ने अपनी पुस्तक आईने अकबरी में गिनाए हैं। कौन कौन? दसवंत, बसावन, केशवलाल, मुकुंद, मिशिगन, फारूक, कलम, माधव, जगन्नाथ, महेश, खेमकरन, तारा, सांवल और हरिवंश, ये सभी हैं। मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में शीर्ष बिंदु पर था? तो ये जहांगीर के समय में था। तो मुगल चित्रकला जहांगीर के समय में शिखर पे पहुंचा। मुगल शैली में मनुष्यों का चित्र बनाते समय एक ही चित्र में विभिन्न प्रकार चित्रकारों द्वारा मुख्य, शरीर तथा पैरों को चित्रित करने का रिवाज था। जहांगीर का दावा है कि वह किसी भी चित्र में विभिन्न चित्रकारों के अलग अलग योगदान को पहचान सकता था। अबुल हसन ने जहांगीर के सिंहासनारोहण का एक चित्र बनाया था, जिसे जहांगीर की आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी के मुख्य पृष्ठ पर लगा दिया गया। जहांगीर के काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। जाप्ती प्रणाली किसकी उपज थी? तो ये अकबर की उपज थी। अकबर के समय भू राजस्व वसूली के लिए जाप्ती प्रणाली का प्रचलन हुआ था, जो भूमि सर्वेक्षण, भू राजस्व निर्धारण के लिए दस्तूरुल अमल तथा जाप्ती खसरे की तैयारी पर आधारित था। साम्राज्य के अधिकतर भूभाग में यही प्रणाली प्रचलित थी। यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5,000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था? तो ये विलियम फिंच का कथन है। विलियम फिंच के अनुसार इलाहाबाद स्थित पैलेस ऑफ 40 पिलर्स के निर्माण में 40 वर्ष लगे थे और इसके निर्माण हेतु 5,000 से 20,000 लोगों ने काम किया था। कश्मीर का अकबर के नाम से कौन प्रसिद्ध था? तो ये सुल्तान जैनुल आबिदीन। ठीक है, सुल्तान जैनुल आबिदीन। अकबर के समान धर्म सहिष्णु एवं सामाजिक कार्यों के लिए सुल्तान जैनुल आबिदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है और उसने संस्कृत के अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथों का अनुवाद कराया तथा श्री भट्ट और मंसूर बिन अहमद जैसे वेदों को संरक्षण प्रदान किया था। दो अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू किया था? तो ये जहांगीर ने शुरू किया था, जहांगीर के द्वारा चलाया गया था। इसके अंतर्गत क्या था? बिना जात पद बढ़ाए ही मनसबदारों को अधिक सेना रखना पड़ता था। दो अस्पा में इसमें मनसबदारों को अपने वार पद के जो सवार पद था उससे दोगुने घोड़े रखने पड़ते थे और सिंह अस्पा में सवार पद के 3 गुने घोड़े रखने पड़ते थे। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? तो ये कंधार को लेकर झगड़ा था। कंधार राज्य ईरान के शाह और मुगलों के बीच संघर्ष की जड़ थी, क्योंकि कंधार को अपने हाथों में रखना मुगल शासक तथा ईरान के शाह के लिए प्रतिष्ठा का विषय बन गया था। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने कराया था? शाहजहां ने कराया था। तो शाहजहां ने दिल्ली में अपने नाम पर शाहजहानाबाद नामक एक नगर की स्थापना की 1638 में और शाहजहानाबाद के भवनों में लाल किला सबसे प्रमुख है। चतुर्भुजाकार है ये। यह लाल किला लाल बलुआ पत्थर से निर्मित होने के कारण लाल किला के नाम से प्रसिद्ध है और इसका निर्माण कार्य 1648 में पूर्ण हुआ था। इस किले के पश्चिमी द्वार का नाम लाहौरी दरवाजा है और दक्षिणी द्वार का नाम दिल्ली दरवाजा है। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा जाता है? कहा है, किसने कहा है? A.L. श्रीवास्तव ने कहा है। तो A.L. श्रीवास्तव ने अपनी पुस्तक मुगल कालीन भारत में लिखा है कि शाहजहां का जो शासनकाल था वो भारत के मध्ययुगीन इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से प्रसिद्ध है। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या था? तो ये था दारू इस्लाम, दारू इस्लाम। तो औरंगजेब सर्वोपरि एक उत्साही सुन्नी मुसलमान था। उसने कुरान के कानून को कठोरता से लागू किया था। इसके अनुसार प्रत्येक धार्मिक मुसलमान को अल्लाह की राह में मेहनत करनी चाहिए, या दूसरे शब्दों में तब तक गैर मुसलमानी देशों के विरुद्ध धर्म युद्ध करना चाहिए जब तक कि वे इस्लाम के राज्य के रूप में परिवर्तित नहीं हो जाते। पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? तो ये गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। इनका जन्म 1666 में
पटना बिहार में हुआ था और मृत्यु 7 अक्टूबर 1708 को नांदेड़ में महाराष्ट्र में हुई थी। और ये सिख के 10वें गुरु थे। मुगल प्रशासन में मुहतसिब क्या था? तो ये लोक आचरण अधिकारी था। ठीक है, तो मुहसिब जो था जन आचरण के निरीक्षण विभाग का प्रधान होता था। इसका कार्य था प्रजा के आचरण को उच्च बनाए रखना। प्रजा के आचरण को शुद्ध बनाए रखने के लिए अकबर ने नगरों में मदिरा की बिक्री, वेश्याओं का निवास निषिद्ध घोषित कर दिया था। वेश्याओं को नगर से निष्कासित कर एक नए स्थान पर बसाया गया था, जिसका नाम क्या था? शैतानपुरी रखा गया था। मुगल शासन में मदद ए मास इंगित करता है, तो विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान भूमि जो होती थी वो मदद ए मास के नाम से जानी जाती थी। तो मुगल प्रशासन में विद्वानों एवं धार्मिक लोगों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान भूमि को मदद ए मास कहा जाता है। इसे सयूरगाल भी कहा जाता है। दान दी जाने वाली समस्त भूमि का निरीक्षण सद्र करता था तथा सद्र का यह दायित्व भी होता था कि इन अनुदानों का दुरुपयोग न होने पाए। यह भूमि स्थानांतरित नहीं होती थी और अनुदान ग्राही के पास वंशानुगत रूप से रहती थी। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट था मोहम्मद शाह रंगीला। तो इसके काल में 1739 में नादिर शाह का आक्रमण होता है। करनाल युद्ध में मुगल सेना को पराजित किया इसने और नादिर शाह अपने साथ 60,000 रुपये, कई हजार असरफिया और 1 करोड़ का रुपए का सोना, 50 करोड़ के जवाहरात, मेनली रूप से याद रखिए कोहिनूर और तख्ते ताउस मयूर सिंहासन ये ईरान ले गया था। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? तो यह शाह आलम द्वितीय। ठीक है, शाह आलम द्वितीय का कार्यकाल देखें तो 1759 से 1806 तक था। ठीक है, और इसका नाम क्या था? वास्तविक नाम अली गौहर था। ये अपने पिता आलमगीर द्वितीय के बाद के समय कहाँ? बिहार में था और उसे मुगल बादशाह घोषित कर दिया गया, किंतु मुगल दरबार की गुटबाजी के चलते वह बिहार में ही रहा और दिल्ली के सिंहासन 1760 से 1771 तक खाली रहा। 1772 में मराठों की सहायता से वो दिल्ली पहुंचा और शाह आलम द्वितीय के समय में ही दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था 1803 में। ठीक है, 1803 में। तो चलिए आपका ये मध्यकाल कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।